ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक फिट फाट होंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अबाउट डिस्कवरी ऑफ कीटोड्रेस। तो आज के जो टॉपिक है वो है कीटोड्रेस। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दी कैटलिस्ट और मैं हूँ सुफियान सूरी। आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। साइंटिस्ट ने कैथोड रेस को किस तरह डिस्कवर किए थे। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुए थे किस तरह। एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे माइकल फेराडे इस सर्च में था कि वो चेक कर रहा था कि क्या गैसेस में से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली पास हो सकती है कि नहीं। ये माइकल फेराडे मालूम कर रहा था। तो माइकल फेराडे उसका जो मेन रिसर्च था वो इस बात पर था कि वो चेक कर रहा था दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। उसका मेन पर्पज ये था कि वो गैसेस को चेक कर रहा था कि क्या इसमें बिजली पास हो सकती है कि नहीं। एक बात, अब इसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट तो जरूरी है। तो उन्होंने की एक्सपेरिमेंट। अब मैं जाता हूं टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। तो जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में यानी उन्होंने कौन से एपरेटस इस्तेमाल किए थे। तो नंबर फर्स्ट उन्होंने इस्तेमाल किया था, इसको कहते हैं ट्यूब, लेकिन ये डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है। ओके, ट्यूब। नंबर टू, ट्यूब के अंदर थे दो इलेक्ट्रोड्स और इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स के अलावा यहां पर मौजूद था गैस। यानी आप एयर भी ले सकते हो, लेकिन उन्होंने एक गैस लिया था। नंबर थ्री और नंबर चार उन्होंने एक बैटरी ली थी। बैटरी, ये था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब उन्होंने बैटरी ऑन की, वो एक्सपेक्ट कर रहा था यानी चेक कर रहा था कि मे बी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, लेकिन नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ, टच से मस भी नहीं हुआ। ओके, तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से यानी उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि नथिंग हैपेंड। अब जब कुछ वाकया ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अगर प्रेशर इसके यानी नॉर्मल प्रेशर पर, यहाँ पर देखिए प्रेशर जो था, प्रेशर अगर मैं यहाँ पर प्रेशर लिखूं वो होता 180 एम यानी 707 mm ऑफ एजी पर, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर था। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस जो है वो बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस में से बिजली पास नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट, ये रिजल्ट निकाला किसने? माइकल फेराडे ने। ओके, लेकिन ये मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रूक्स ने भी रिपीट की है, तो वहां पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो ये था कोशिश माइकल फेराडे का। अब हम आते हैं टुवर्ड्स सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया? सर विलियम क्रूक्स ने बिल्कुल ये माइकल फेराडे वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया, लेकिन ये याद रखिए कि सर विलियम क्रूक्स ने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं की, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। ओके, तो उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में वो मॉडिफिकेशन कर रहे थे हर एक एक्सपेरिमेंट में, तो इसलिए उसको रिजल्ट मिला और इसको रिजल्ट नहीं मिला। ओके, तो सर विलियम क्रूक्स ने यानी ही modified
द experiment of माइकल फेराडे। माइकल फेराडे माइकल फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट की थी, उस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सर विलियम क्रुक्स ने भी फॉर एग्जांपल रिपीट की, लेकिन उन्होंने मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दौरान। ओके, तो उन्होंने कौन से इस तरह फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन किए, तो मैं आ रहा हूं टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बिल्कुल ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बिल्कुल वही के वही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्होंने एक लगाया था वैक्यूम पंप। अब ये क्यों लगा था इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो नंबर फर्स्ट था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, याद रखिए डिस्चार्ज ट्यूब को हम सीआरटी भी कह सकते हैं। सीआरटी का क्या मतलब है? सीआरटी का मतलब है कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब। अब देखिए अक्सर बुक्स में डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बजाय वो लिखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब किसे कहते हैं? ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में मैंने तो नहीं, लेकिन सर विलियम क्रुक्स ने लगाया था वैक्यूम पंप, और इस पंप के जरिए इस ट्यूब के अंदर जितनी भी हवा थी उस सबको, यानी सबको नहीं, दर्जा बदर्जा, यानी आराम आराम से वो हवा का जो प्रेशर था यहाँ पर उसको डिक्रीज कर रहा था। तो ये है वैक्यूम पंप। इसके जरिए हम प्रेशर जो है इनसाइड द ट्यूब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम जितने भी हवा है इसको बाहर निकाले, इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज, और ट्यूब को कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, और यहाँ पर कैथोड रेज डिस्कवर हुए थे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि कैथोड रेज ट्यूब। ओके, ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, इसके अलावा नंबर दो इसके अंदर थे इलेक्ट्रोड्स। नंबर 3 इसके अंदर था एक गैस। देखिए हम मुख्तलिफ किस्म के गैस ले सकते हैं, लेकिन जो सर विलियम क्रुक्स ने गैस इस्तेमाल किया था वो होता हाइड्रोजन गैस। यानी उन्होंने H2 गैस इस्तेमाल किया था, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हाइड्रोजन गैस। और नंबर 4 बैटरी। और नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट जिंक सल्फाइड, यानी उन्होंने इसकी कोटिंग की थी अपोजिट टू कैथोड। अब देखिए, और सॉरी मैंने ये नहीं लिखा, नंबर 6 वैक्यूम पंप। देखिए वैक्यूम पंप के जरिए हम प्रेशर जो है इसको हम डिक्रीज करते हैं। प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम पंप। ओके, तो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हो इसको हम कहते हैं कैथोड, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, तो वैक्यूम पंप इस्तेमाल होता है प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। और ये है बैटरी। ये है बैटरी। ओके, अब कंडीशंस क्या थे? कंडीशंस कुछ यूं थे कि प्रेशर था यहाँ पर 180 m, और हमें पता है कि 180 m बराबर है 760 mm ऑफ Hg। यहाँ पर जो वोल्टेज था, वोल्टेज ऑफ बैटरी वो 5 kV, यानी 5000, यानी इतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस था। 5 kV मतलब 5000 वोल्ट, इतना वोल्टेज था
इस बैटरी की। ओके, तो जब उन्होंने बैटरी ऑन की, बिल्कुल सिचुएशन तो इस जैसा था जैसा कि माइकल फैराडे वाला था। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में, विलियम क्रोक्स वाले में, ये जो माइकल फैराडे की ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स थे वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। ओके, तो ये है ऑब्जर्वेशन कुछ हम यूँ लिखते हैं कि नथिंग हैपन, नथिंग हैपन। नथिंग हैपन का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हुआ। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस में से बिजली पास नहीं हो सकती। ओके, सादा सी अल्फाज कि अगर नॉर्मल प्रेशर हो ट्यूब के अंदर, या बल्कि डेली लाइफ में जितने जहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कैथोड रे ट्यूब जो है इस्तेमाल होता है टीवी वगैरह में इस्तेमाल होता है। ओके, नॉर्मल अगर प्रेशर हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 180 है, अगर ये नॉर्मल है तो इस पर गैसेस जो है ये है बेड कंडक्टर, ये है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये थी एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट ऑफ सर विलियम क्रोक्स। अब सर विलियम क्रोक्स यहां पर रोका नहीं, मैंने इब्तिदा में आप लोगों को बताया था कि सर विलियम क्रोक्स ने, अगर मैं यहां पर लिखूं भी, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। उन्होंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं की बल्कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, तो अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने क्या चेंजेस किए? ओके, उन्होंने कुछ इस तरह किया कि उन्होंने जो प्रेशर उसको रिड्यूस किया 0.1 mm ऑफ एच, mm ऑफ एच। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने जो प्रेशर इस्तेमाल किया था वो होता 180, और 180 बराबर है 760 mm ऑफ एच। तो 760 mm ऑफ एच से सीधा 0.1 mm ऑफ एच की तरफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस की प्रेशर थी वो बहुत रिड्यूस हुआ, यानी उसकी कंसंट्रेशन में कमी आई। आने की वजह से यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस की बहुत फॉर एग्जांपल कम से पार्टिकल्स रह गए। ओके, अब यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन भी उन्होंने की कि वोल्टेज को उन्होंने 5 केवी से लेकर 10 केवी तक कर दिया। ओके, यानी 10,000 वोल्ट तक वो धीरे धीरे आराम से ये जो वोल्टेज था उसको इंक्रीज कर रहा था। ओके, तो अगर इस बैटरी की वोल्टेज हम यहाँ पर लिखे तो ये 5 केवी से था तकरीबन 10 केवी तक, और ये जो प्रेशर था यहाँ पर प्रेशर वो होता 0.1 mm ऑफ एच। अब जब कंडीशन कुछ इस तरह हो गए तो फिर उन्होंने किया फॉर एग्जांपल नई चीज महसूस की। तो उन्होंने देखा कि एक कंटिन्यूस ग्लू है जो कि जा रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ग्लो, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ग्लो। एक रोशनी थी जो कि जा रही थी, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कैथोड और ये है एनोड की तरफ। उन्होंने ये कंक्लूजन की कि
ما خف السبب المرض فخام خادر उन्होंने ये बात नोट की कि प्रेशर की डिक्रीज होने की वजह से और वोल्टेज को इंक्रीज करने की वजह से ये नई थिंग जो है ये वाकया हुई है। ओके, तो अब ये ग्लो क्यों जा रही थी, किस तरह पैदा हुई? ओके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी ऑब्जर्वेशन को हम इस तरफ लिखेंगे, लेकिन ये ग्लो क्यों पैदा हुई? तो यहाँ पर मौजूद है मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, और हमें पता है कि वो एटम से बने हुए होते हैं। ओके, तो ये लेट सपोज हमारे पास एक एटम है और इस एटम के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। मैं इस इलेक्ट्रॉन को सपोज करता हूँ। देखिए यहाँ पर 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक वोल्टेज है इस बैटरी की। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो पोटेंशियल, यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ओके, इसको हम फील्ड इमिशन भी कहते हैं, लेकिन इसको अब रहने दे। जब हम कोल्ड और यानी हॉट और कोल्ड के तौर को पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह मुझे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर। अब ये एटम्स जो ट्यूब के अंदर जो मौजूद है ये इसको एब्जॉर्ब फॉर एग्जांपल करती है इस एनर्जी को। अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव करते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, बहुत ध्यान के साथ सुनिए और समझिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। और ये याद रखिए कि एक्साइटेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहां पर वो अनस्टेबल होता है। ओके, तो वो वापस अपनी शेल की तरफ मूव करता है। ओके, ये एक हो दो जितने भी है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन, यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जंप लगाए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। अब डी एक्साइटेशन के दौरान देखिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी को रिलीज होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आ रहा था तो इस दौरान उससे कुछ एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी ये वही एनर्जी है जब उन्होंने एक्साइटेशन के दौरान एब्जॉर्ब की थी, अब वो वापस रिलीज हुई। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ये हमें दिखाई देता है। अब ये रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म ग्लो की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ओके, अब इससे उन्होंने किया ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म ग्लू है, एक यूनिफॉर्म ग्लू है ट्यूब के अंदर जो कि मूव्स फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। अब रिजल्ट क्या निकाला? उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये यूनिफॉर्म ग्लू जो पैदा हुई है ये असल में एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा हुई है। यानी 0.1 mm ऑफ Hg पर ट्यूब के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद है इनमें से अक्सर एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म ग्लू जो है वो पैदा हो रही है। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब उन्होंने इस ड्रामे को फॉर एग्जांपल जो पॉइंट था उसको पकड़ लिया। उन्होंने क्या मजीद फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उन्होंने 0.01 mm ऑफ Hg को, यानी उन्होंने प्रेशर को फर्दर डिक्रीज किया और वोल्टेज को बिल्कुल 5 kV से लेकर 10 kV तक उन्होंने रखा। ओके, वोल्टेज को उन्होंने कांस्टेंट रखा। जब उन्होंने कांस्टेंट रखा तो फिर इस ट्यूब में जितने भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म ग्लो जो थी ये गायब हो गई, ये गायब हुई। तो जब ये गायब हुई यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैसेस मौजूद थे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो थे वो मौजूद थे। ओके, अब इतने कम प्रेशर पर और इतनी हाई वोल्टेज पर जितना पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो मौजूद थे उससे जो इलेक्ट्रॉन पहले वो एक्साइट एंड डी एक्साइट हो रहे थे, इसके दौरान इलेक्ट्रॉन जो थे वो बिल्कुल यानी एटम्स जो थे वो आयनाइज हो गए। ओके, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं तो ये है हमारे पास कोई एटम। अब उन्होंने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है,
अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बाहर निकाला। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तो हुई ही नहीं, इसलिए ये ग्लू डिसअपियर हो गई। तो इस हाइड्रोजन गैस से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को किसको इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसेप्ट था वो मौजूद नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये महसूस किया कि एक इनविजिबल रेस थे, यानी नॉर्मल नेक्ट आई के साथ वो दिखाई नहीं दे सकते थे, एक रेस थे जो कि जा रहे थे फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ये तो मैंने बीच में बनाई इसलिए आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैसेस के पार्टिकल मौजूद है, इसलिए ये एक इनविजिबल रेस थे जो कि जा रहे थे फॉर एग्जांपल कैथोड से एनोड की तरफ। और यहाँ पर मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो कोटिंग हुई थी जिंक सल्फाइड प्लेट की, तो यहाँ पर उन्होंने स्पार्किंग की, उन्होंने यहाँ पर स्पार्किंग की, इस तरह उन्होंने नोट किए। इनविजिबल थे लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्पार्किंग की, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ रेस मौजूद है। इसको हम कहते हैं इनविजिबल रेस, इसको हम कहते हैं इनविजिबल रेस, इसको हम कहते हैं इनविजिबल रेस। देखिए इस इनविजिबल रेस को गोल्डस्टीन ने कैथोड रेस का नाम दिया, कैथोड रेस। और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीजे स्टोनी। जीजे स्टोनी ने इस इनविजिबल रेस को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो नाम रखा है वो जीजे स्टोनी ने रखा है, और ये जो कैथोड रेस है इसको गोल्डस्टीन ने रखा है। ओके, तो उन्होंने किया फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया ऑब्जर्वेशन कि ये जो ग्लो था, ग्लो वो हुआ डिसएपियर, ओके। और ये ग्लो डिसएपियर क्यों हुई, उसका जो कंक्लूजन था वो कंक्लूजन ये थी कि यहाँ पर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस अकर हुआ, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। लेकिन ये याद रखिए, ये अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जो विलियम क्रोक्स को ये पता नहीं थी कि ये जो रेज है आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने ये फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दी थी कि एक रेज है जो कि ओरिजिनेट होते हैं कैथोड से और जा रहे हैं टुवर्ड्स एनोड। इसी बुनियाद पर उन्होंने उसको नाम दिया था फॉर एग्जांपल कैथोड रेज, गोल्डस्टीन ने। अब यहाँ पर ये ग्लो था, ये जो ग्लो थी उसकी कलर थी ब्लू कलर की ये ग्लो थी। अब ये याद रखिए, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो कलर है यूनिफॉर्म ग्लो की, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को लिख दो कि कलर ऑफ ग्लो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, कि किस टाइप का गैस ट्यूब के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि ये जो कैथोड रेज है या इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये है कि चाहे यहाँ पर हम किसी भी तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें, ग्लो ये रेज जो होंगे वो बिल्कुल यही होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रेज है ये असल में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो हर एक एटम का, हर एक मॉलिक्यूल का एक जैसा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में बताऊंगा कि कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ फॉर एग्जांपल बैटरी, वोल्टेज, प्रेशर, किसी भी चीज़ पर भी ये डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन दिखाना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है चाहे जो भी गैस और या ट्यूब इस्तेमाल करे। ओके, तो ये था मेन कंसेप्ट। इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ की तरफ में बाद में आऊँगा।